प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत की थी? और किसके लिए की थी ये? ताकि जो घोड़े थे उनके उनका मिक्सअप ना हो सके। ठीक है। किसने किया था ये? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत की, ताकि घोड़ों की संख्या में दोहराव से बचा जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से लाल पंडा के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ पर होगी? इनमें से बताइए कहाँ पर पाया जाता है रेड पांडा? सिक्किम, असम और उत्तरी अरुणाचल के क्षेत्र में। तो देखिए, लाल पंडा भारत के सिक्किम राज्य में आपको देखने मिलेगा, असम में मिलेगा और उत्तरी अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। भारत के अलावा उत्तरी म्यांमार में, चीन में, नेपाल के कुछ भागों में भी लाल पंडा पाए जाते हैं। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है, संकटग्रस्त है। ये अपना अधिकांश भोजन जो है वृक्षों के बांस के वृक्षों से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। एक तरफ है प्रजाति और दूसरी तरफ है स्थानिक क्षेत्र। लॉयन टिल्ड मकाक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हिम तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड। बताइए कौन कहाँ पर पाया जाता है? लायन टिल्ड मकाक जो है, जिसको शेर पूंछ सिंह पुच्छ मकाक बानर, मतलब शेर जैसी पूंछ वाला बानर भी बोलते हैं, वो कहाँ पर पाया जाता है? वो है वेस्टर्न घाट का। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया भारतीय मरुस्थल में। स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ पाया जाएगा हिमालय क्षेत्र में, और क्लाउडेड लेपर्ड पाया जाएगा नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में। ठीक है। तो लायन टिल्ड मकाक जो है वेस्टर्न घाट की एक विशिष्ट एवं स्थानिक प्रजाति है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है। हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड हिमालय क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है, और क्लाउडेड लेपर्ड नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत में औषधीय पौधों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नीचे से स्टार्ट करते हैं। आंवले का उपयोग मधुमेह, अति अम्लता के उपचार तथा खांसी होने पर लाभदायक है। एलोवेरा की पत्तियों का प्रयोग त्वचा तथा पाचन तंत्र को ठीक करने में किया जाता है। ब्राह्मी के संपूर्ण पौधे का उपयोग किया जाता है। अशोक वृक्ष कई औषधीय गुणों से युक्त होता है। इसकी जड़ तथा फूल का प्रयोग करने से डायबिटीज, मासिक धर्म की समस्याओं से राहत मिलती है। देखिए, एक पक्का गलत है इसमें। डी करेक्ट है, सी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, ये वाला गलत है। अशोक में कुछ औषधीय गुण है, लेकिन उसके किसी एक खास पार्ट से। ऐसा नहीं है उसकी जड़ों में और फूल में। तो पता चला कटने शुरू हो जाते हैं, वो जड़ खुद नहीं शुरू हो जाती इनकी। तो देखिए, अशोक के वृक्ष के जो बार्क होता है ना, बार्क बार्क और फूल भाग का जो उपयोग है, ठीक है, उसका विकार, मासिक धर्म, डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जड़ का, तो गलत है। छोटे से वो सब पकड़ा गया। बात करें ब्राह्मी की, तो ब्राह्मी में बहुत लाभदायक औषधि है ब्राह्मी। इसके संपूर्ण भाग का उपयोग जो है पीलिया और एनीमिया को ठीक करने में किया जाता है। एलोवेरा तो बहुत ही लाभदायक है, जो विश्व भर में पाई जाती है। इसकी पत्तियों का प्रयोग त्वचा के जलने, पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है। काले होने, काला होना ठीक वर्ड नहीं है यहाँ पर। काला एक रंग है, जैसे गोरा रंग है। ठीक है। अलग अलग भांति भांति प्रकार के लोग, अब सब काले काले होते हैं, सब गोरे गोरे होते हैं, तो एक जैसा लगता है ना पूरा पृथ्वी। ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्र की विविधता को दर्शाते हैं। चलिए, अब आंवले की बात करें तो विटामिन सी से भरपूर है और बहुत ही गुणकारी है। इसका उपयोग मधुमेह, सर्दी, अति अम्लता के उपचार में जो है किया जाता है। टैनिंग कह सकते हैं कि हाँ, टैनिंग जो आ जाती है ना सूरज की रोशनी से, उसको साफ करने में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कीटभक्षी पौधों के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कीटभक्षी पौधे केवल छोटे जीवों और कीड़ों का शिकार करते हैं, यानी कीटों को मारते हैं। करेक्ट है क्या? करेक्ट ही है। छुआ पैंसा तो नहीं, हिरन को पकड़ लेगा कीट पक्षी पौधा खा जाएगा। शिकार को आकर्षित करने के लिए इनमें रंग बदलने की भी क्षमता होती है। साथ ही रंग बदलने के अलावा ये कई पदार्थों का स्त्राव भी करते हैं, कीट भक्षी पौधे। करेक्ट है वाला स्टेटमेंट भी। कीट भक्षी पौधे पोटेशियम तथा कैल्शियम की पूर्ति के लिए कीटों, मकड़ियों और सूक्ष्म जीवों को खाते हैं। देखिए, नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं ना, ये पोटेशियम की थोड़ी करते हैं, ये पूछा जाता है प्रश्न। तो कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों, मकड़ियों और सूक्ष्म जीवों को खाते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले कीटभक्षी पौधे साधारणतः स्थलीय पौधों से पोषण स्तर के क्रम में अलग होते हैं। ये केवल छोटे जीवों, कीटों का ही शिकार करते हैं। शिकार को आकर्षित करने के लिए ये पौधे अपना रंग बदलते हैं। रंग बदलने के अलावा ये कई पदार्थों का स्त्राव भी करते हैं। इनकी संरचना इस तरह की होती है जिसमें कीट फंस जाते हैं। ऑलिव रिडली टर्टल जो कछुआ होता है, प्रजनन एवं नेस्टिंग के लिए ज़्यादातर भारत के इनमें से किस क्षेत्र में जो है वो प्रवास करते हैं? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। गहिरमाथा इसका उत्तर है। तो गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा का पहला और इकलौता समुद्री अभयारण्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कछुओं की अनेक विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें ऑलिव रिडली टर्टल प्रवास करते हैं अधिकतर। ये ऑलिव रिडली कछुओं के प्रजनन एवं नेस्टिंग के लिए दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे महत्वपूर्ण समुद्र तट है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरी तरफ है राज्य। कान्हा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। दुधवा टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। मानस है असम में और नामदफा है अरुणाचल में। ठीक है।
तो कान्हा हो गया मध्य प्रदेश में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया उत्तर प्रदेश में, मानस हो गया असम में, नमदफा हो गया अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक हॉटस्पॉट क्षेत्र में शामिल नहीं है? हॉटस्पॉट कौन है? वेस्टर्न घाट है, हिमालय है क्या? सुंडालैंड है, मेडागास्कर है, हिमालय नहीं है यहाँ पर। तो देखिए विश्व के हॉटस्पॉट जो क्षेत्र हैं उनमें मेडागास्कर, फिलीपींस, सुंडालैंड, कैरेबियन, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट, तंजानिया या केन्या के तटीय वन एवं पूर्वी आर्क क्षेत्र और ब्राज़ील का अटलांटिक वन क्षेत्र भी शामिल है। हिमालय इसमें नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व के सामने उड़ीसा लिखा है, सिंहभूमि एलिफेंट रिजर्व के सामने झारखंड, वायनाड एलिफेंट रिजर्व के सामने केरल लिखा है, इंताकी के सामने लिखा है नागालैंड। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इंताकी नागालैंड में करेक्ट है, वायनाड एलिफेंट रिजर्व केरल में करेक्ट है, सिंहभूमि एलिफेंट रिजर्व झारखंड में करेक्ट है, लेकिन मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा में नहीं है। कहाँ पर है फिर? वेस्ट बंगाल में है। भारत में यूनेस्को की सूची में शामिल प्राकृतिक धरोहर की कुल संख्या कितनी हो गई है? प्राकृतिक 7 हो गई है। तो यूनेस्को द्वारा भारत के 7 क्षेत्रों को प्राकृतिक धरोहर स्थल के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो इस प्रकार है: कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वेस्टर्न घाट और महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र। एक जो सिक्किम का है वो नेचुरल और प्राकृतिक दोनों है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। देखिए संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री यानी केंद्र शासित प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है उसकी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और SC/ST आयोग के अध्यक्ष की राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को तो प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। तो चौथे वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, केवल 1, 2 और 3 होगा। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, और संविधान के अनुच्छेद 239 का के 5 में उपबंध है कि संघ राज्य क्षेत्र यानी जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, दिल्ली के। संविधान के अनुच्छेद 281 में उपबंध है कि संघ वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 338 का के 3 में उपबंध है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उनके उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। इसके अलावा राज्य के राज्यपाल हो गए, ठीक है, अटॉर्नी जनरल हो गया, वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, इन सब की भी राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं है यदि वह स्वयं प्रत्याशी है, नहीं, राज्य की विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना शेष है, नहीं, विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है तो, ठीक है, यानी विधान परिषद की बात हो रही है, हर स्टेट में तो होती नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का उपबंध किया गया है, जिसमें राज्य के विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद के सदस्य निर्वाचक मंडल में भाग नहीं ले सकते, ठीक है। यदि मुख्यमंत्री उच्च सदन का सदस्य है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है मतदान नहीं कर सकता, यानी उसे निम्न सदन का होना पड़ेगा, और निम्न सदन कौन है? विधानसभा राज्य की। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संघ के मंत्री, भारत का महान्यायवादी, राज्य का राज्यपाल। उपरोक्त में से कौन कौन भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र पद धारण करते हैं? भारत का महान्यायवादी बिल्कुल राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र, संघ के मंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र, सारे के सारे हो गए करेक्ट। तो संविधान के अनुच्छेद 75 में उपबंध है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र पद धारण करेंगे। 76 में उपबंध है कि भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र पद धारण करेगा। 156 में उपबंध है कि राज्यपाल राज्यों के राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र पद पर बने रहेंगे। नंबर 14 पर आ जाइए। संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। क्या करूंगा? संविधान और विधि यानी कानून का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। किसकी शपथ है ये? नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नहीं है, उपराष्ट्रपति की नहीं है, राष्ट्रपति की है ये। तो उपर्युक्त शपथ या प्रतिज्ञा भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली जाती है। संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति। उपरोक्त में से किस किस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? बताइए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी, महान्यायवादी की भी। 1, 3, 4 और 5 इसका आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का तो चुनाव होता है। तो देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता, बल्कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 1 में उपबंध है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 148 1 में उपबंध है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अनुच्छेद 324 2 में उपबंध है। महान्यायवादी की नियुक्ति 76 1 में उपबंध है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में उपबंध है। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनुच्छेद 316 1 में उपबंध है। जरा कमेंट करिए तो अभी UPSC का चेयरमैन कौन है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। यदि भारत के राष्ट्रपति ने अपनी पदावधि यानी 5 वर्ष की पूरी कर ली है, तब वह किसी भी दशा में अपने पद पर नहीं रहेगा।
नहीं, बना तो रहता है कुछ देर के लिए। उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेगा। पदावधि पूरी होने के तुरंत बाद नया चुनाव करा लेना चाहिए। राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। ये सही है, डी वाला। तो संविधान के अनुच्छेद 56(1) गा यानी सी में उपबंध है कि वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। संविधान के अनुच्छेद 62(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति की पदावधि पूर्ण होने से पहले नया चुनाव करा लें। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पार्टी या पार्टियों ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का विरोध किया? ठीक है, साइमन कमीशन के बहिष्कार का विरोध कर रहे थे ये लोग। पूरा भारत साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था क्योंकि सारे के सारे अंग्रेज मेंबर थे उसमें, कोई भी भारतीय सदस्य को नहीं लिया था। ठीक है। मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया, कांग्रेस ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया, लिबरल फेडरेशन ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया, हिंदू महासभा भी साइमन कमीशन का विरोध कर रही थी। लेकिन ये यूनियनिस्ट पार्टी और ये जस्टिस पार्टी ये साइमन कमीशन को अच्छा मान रहे थे। ठीक है, कहीं हमारे उद्धार के लिए है ये। तो ये भारत के लोग जो विरोध कर रहे थे ये उनका विरोध कर रहे थे। तो 2 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, साइमन कमीशन के सहयोगियों में मुस्लिम लीग का मोहम्मद शफी गुट, जस्टिस पार्टी मद्रास की और यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब की ये शामिल थे। ठीक है। अब मुस्लिम लीग जिन्ना गुट ने कांग्रेस, हिंदू महासभा आदि के साथ मिलकर साइमन कमीशन का बहिष्कार किया और उसे मुसलमानों के लिए जो है अनुप्रयुक्त बताया। तो मुस्लिम लीग विरोध कर रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है, हिंदू महासभा विरोध कर रही है, लेकिन ये जो जस्टिस पार्टी है और यूनियनिस्ट पार्टी है पंजाब की और मद्रास की जस्टिस पार्टी ये जो है उसका समर्थन कर रही थी, सहयोगी बने हुए थे ये। मुस्लिम लीग का जो मोहम्मद शफी गुट था वो भी उसके साथ था, लेकिन जो जिन्ना गुट था वो उसके खिलाफ था साइमन कमीशन के। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय न होने के कारण इसके बहिष्कार के निर्णय हेतु सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 1927 में किस स्थान पर किया गया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और वो स्थान उत्तर प्रदेश का ही है, इसलिए ये पूछा हुआ प्रश्न है। और वो स्थान है उस समय का इलाहाबाद और वर्तमान का प्रयागराज। तो भारतीय विधिक आयोग यानी साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसे आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन माना और इसके बहिष्कार का निर्णय किया। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य न होने के विरोध में बहिष्कार के निर्णय हेतु 11 दिसंबर 1927 में इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का जो प्रस्ताव है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1927 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रांतीय विधान परिषद को विधि सहित पूर्ण स्वायत्तता मिलेगी, संवैधानिक पुनर्गठन किया जाएगा, संविधान का संघीय ढांचा तैयार किया जाएगा और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम की जाएगी। कौन कौन सी सिफारिशें थी साइमन कमीशन में? और एक जो है उसमें नहीं थी। कौन सी नहीं थी? ये वाली नहीं थी कि प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में कमी। तो देखिए, चौथा वाला सत्य है क्योंकि साइमन कमीशन की सिफारिशों में प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में कमी नहीं बल्कि वृद्धि की बात की गई थी। साइमन कमीशन की अन्य सिफारिशों में संवैधानिक पुनर्गठन, संविधान का संघीय ढांचा, प्रांतीय विधान परिषद को विधि सहित पूर्ण स्वायत्तता आदि शामिल था। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित सल्तनतकालीन सुल्तानों में गाजी मलिक किसकी उपाधि थी? बताइए। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक की थी। तो देखिए, गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी के नाम से भी जाना जाता है। वह 1320 में दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद बिन तुगलक को जोना खां के नाम से भी जाना जाता है। तो जोना खां आपको याद रखना है, तुगलक गाजी याद रखना और गाजी मलिक याद रखना। तुगलक गाजी, गाजी मलिक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। और जोना खां कौन है? MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। तो 20 प्रश्न थे, कुछ हिस्ट्री हो गई, कुछ ज्योग्राफी हो गई, ठीक है, कुछ पॉलिटी के भी थे। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए।